नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के तहत आज हम अपना जनवरी माह का करंट अफेयर जो हमारा चल रहा है 2023 वाला, उसका पार्ट 2 देखेंगे आज। क्योंकि देखो, पार्ट 1 मैंने आपको इसमें ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने आपको 40 सवाल पढ़ाए थे। आज भी इसमें मैं आपको 40, ये मान लेना कि 50 के आसपास आपके यहाँ सवाल होंगे, तो लगभग ये मान लो कि आपके 90 सवाल यहाँ पर जनवरी के करंट अफेयर से बनेंगे। मेनली ये कहते हैं कि मोस्टली बनते हैं वो। तो यहाँ से आप जितने भी सवालों को अच्छे से रिवीजन करेंगे, देखो उतना ही आपके लिए एग्जाम में लाभ होगा, क्योंकि रिवीजन ही किसी भी सफलता की कुंजी होती है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा माइंडली पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और एकाग्रचित होकर पढ़ना है आप लोगों को। ठीक। तो ये जो आपका वीडियो है, ये आपका पूरी तरीके से यूपी पीएससी को डेडिकेटेड है। और इसमें भी हमारा जो मेन फोकस रहेगा पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, एआरओ के लिए, और जो बीओ का जो एग्जाम होगा उन सब के लिए ये यूजफुल होने वाला है। और देखो, मेन फोकस जो है हमारा वो यहाँ पर है। पीसीएस के लिए मेन फोकस यहाँ पर लगा हुआ है फिलहाल। इसका जो स्रोत है देखो, वो वहां से संसद टीवी, पीआईबी, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से इनको उठाया जाता है सवालों को। 2022 का करंट अफेयर जितने आने की संभावना होती है उतना मैंने आपको वहां पर करा दिया। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी 9 वीडियो वहां पर डाली हुई है। यदि आपने वो नहीं देखा तो देखो, एग्जाम से जाने से पहले आप जरूर देख लेना, क्योंकि आपको वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कि वहां पर केवल और केवल करंट अफेयर ही नहीं पढ़ाया गया, करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्ट्रेटेजी के और जो आपके आर्टिकल होते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल वगैरह जो आते हैं, वहां पर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ। तो इसलिए उन्हें वहां पर आप देख कर जाना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पार्ट 2 को, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का क्या था। कहता है PM 2.5 मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर बना दिल्ली। अर्थात पीएम क्या है? पीएम ये प्रधानमंत्री वाला पीएम नहीं है, तो ये है पार्टिकुलेट मैटर। और ये पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? देखो, ये प्रदूषण से संबंधित होते हैं कि कितना प्रदूषित हो रहा है, कितने प्रदूषण है। तो इस मात्रा के आधार पर, अर्थात 2.5 मात्रा के आधार पर जो सबसे प्रदूषित शहर बना है, वो भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली बना है। वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली बना। और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? देखो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इसे आंका गया है। और इसमें देखो, सबसे पहला स्थान तो दिल्ली को मिला। दूसरा स्थान पूछे तो दूसरा स्थान मिला है इसमें हरियाणा का शहर है फरीदाबाद, फरीदाबाद को। और तीसरा नंबर मिला है गाजियाबाद को। और इन दोनों की ही सीमा दिल्ली से लगती हुई है। तो दो तीन पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि PM 2.5 मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली, दूसरे स्थान पर फरीदाबाद, तीसरे स्थान पर गाजियाबाद। और 2026 तक जो हमारा ये जो है PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर जो है, ये इसमें 40% की कमी लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे। देखो, भारतीय रेलवे ने एक पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है भारतीय रेलवे से संबंधित, कि भारतीय रेलवे ने अपने आप को, अर्थात 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य इसने निर्धारित किया है। कहने का मतलब ये है कि ये 2030 तक जितना कार्बन उत्सर्जित करते हैं उसको ये मुक्त कर देंगे, अर्थात उससे ये मुक्त हो जाएंगे। इसी वजह से कहता है कि शुद्ध शून्य कार्बन से ये उत्सर्जन से प्राप्त करने का ये लक्ष्य यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला क्या होगा? देखो, संविधान साक्षर जिला क्या होता है? संविधान साक्षर जिले का मतलब होता है कि उस जिले के लोगों को संविधान के बारे में पता हो, उनको उनके बारे में, उन्हें प्रस्तावना के बारे में जानकारी हो, समाज कैसा है, लोकतंत्र क्या है, इन सब के बारे में उसे जानकारी है। मूल अधिकार क्या है हमारे, मूल कर्तव्य क्या है। तो इस तरह की जो कंडीशन है, इन लोगों ने जो संविधान, जो आपका जो साक्षर जिला है आपका केरल का कोल्लम, ये वाला जो, इन लोगों ने अपने संविधान को का प्रसार प्रचार करने के लिए इन्होंने, ये मान लो कि जो हमारी प्रस्तावना है या मूल अधिकार हैं, उनको एक तरीके से तस्वीरों में जला, मंदिरों में भी लगवाया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जहां पर कुछ भी लिख देते हैं, वहां पर इन्होंने संविधान की बातों को लिखवाना शुरू किया। इसी वजह से ही भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो बना है, वो केरल का कोल्लम जिला बना है। इसके लिए केरल स्थानीय संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक संविधान साक्षर अभियान चलाया गया। इसके तहत प्रस्तावना संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मूल सिद्धांत, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कानूनी उपायों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। भारतीय प्रस्तावना
क्या है देखो, भारतीय प्रस्तावना संविधान स्रोत, प्रकृति, उद्देश्य का विवरण और लागू होने की तारीख का वर्णन करती है। आप जानती हैं कि हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जानते हैं नवंबर 1949 को लागू हुआ, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को, इसे देखो 26 नवंबर 1949 को केवल इसके 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। यहाँ पर ये आंशिक रूप से लागू हुआ था और यहाँ पर पूर्ण रूप से लागू हो गया था। तो प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा अपनाया गया था। तो प्रस्तावना को किसने रखा संविधान सभा में? तो जवाहरलाल नेहरू साहब। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग। अब देखो, ऑनलाइन गेमिंग का में के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो खोला जाएगा ऑनलाइन गेमिंग के लिए, या ये कह लो कि भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो मेघालय की राजधानी शिलांग में बनेगी। इसके पहले मेघालय भी जोड़ सकते हैं। तो मेघालय की राजधानी शिलांग में बनेगी ऑनलाइन गेमिंग यूनिवर्सिटी या उत्कृष्टता केंद्र। अब इसका निर्माण कौन कर रहा है? देखो, जो ये ऑनलाइन गेमिंग बननी है इसका निर्माण करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईआईटी, अर्थात आईटी द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स वॉच वर्ल्ड रिपोर्ट 2023। अब देखो, ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 क्या कहती है? ये जो है देखो, ह्यूमन राइट्स का मतलब मानव अधिकार की रिपोर्ट के बारे में ये जानकारी देती है। तो मानव के अधिकार, कितने मानव को अधिकार मिले हुए हैं किस देश में, उसके बारे में जानकारी देती है। लेकिन फिलहाल हम इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि क्या कहते हैं। देखो, ह्यूमन राइट्स वॉच आर वॉच द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के 33वें संस्करण को जारी किया गया। तो इसका संस्करण भी याद रखना है आप लोगों को। यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1978 में हेलसिंकी वॉच के रूप में हुई थी। तो स्थापना कब हुई? 1978 में। किस रूप में? हेलसिंक वॉच के रूप में। इस रिपोर्ट के अनुसार ये रिपोर्ट कहती है कि जो वर्तमान पार्टी कौन है? केंद्र में बीजेपी। तो जो वर्तमान पार्टी है ये अल्पसंख्यकों को दबाने हेतु अपमानजनक और भेदभावपूर्ण नीतियों का इस्तेमाल कर रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक कौन है भारत में? तो हिंदुओं को छोड़कर सभी अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम भी अल्पसंख्यक की ही श्रेणी में आते हैं। तो इनके साथ ऐसा कहा जा रहा है कि इस संस्था के द्वारा कि जो वर्तमान पार्टी है, अर्थात जो बीजेपी पार्टी है, वो अल्पसंख्यकों को दबाने और उनको अपमानजनक भेदभावपूर्ण नीति का इस्तेमाल कर रही है। और केंद्र सरकार हिंदू बहुसंख्यक विचारधारा को बढ़ावा दे रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो हिंदू बहुसंख्यक विचारधारा को बढ़ावा दे रही है। और जो ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट है, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में है। अब आप खुद सोचो, ये लोग जो हैं, जितने भी ये यूएसए वाले हैं या यूएसए से जितनी भी रिपोर्ट पास होती हैं इस तरह की ह्यूमन राइट्स वाली, तो ह्यूमन राइट्स का जो है इन्होंने ठेका ले रखा है। चलो मान लिया इन्होंने ठेका ही ले रखा है, तो क्या ह्यूमन राइट्स इनके यहाँ अपने यहाँ लागू नहीं होते? अपने ही नियम बनाए हुए लागू क्यों नहीं होते इनके यहाँ? क्योंकि देखो, अमेरिका में खूब ज्यादातर बेसिस पर काले और गोरे का भेदभाव किया जाता है। आपने अक्सर न्यूज में देखा होगा कि किसी गोरे व्यक्ति ने किसी काले व्यक्ति की नार पर पैर रखकर ही उसको मार दिया। अक्सर आपने न्यूज में देखा होगा। क्यों? वहां वहां इनका ह्यूमन राइट्स कहाँ चला जाता है? वहां ये कुछ लोग नहीं बोलते, लेकिन दूसरे देशों के बारे में ये कमेंट तुरंत कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो जैसा भी है, आप अच्छे खासे देखो समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है। और यदि ऐसा हो रहा है तो आप देखो अपने विचार जरूर रखें। अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट। वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में क्या होता है? इसमें ये देखा जाता है कि किसको कितनी रैंक मिली। इक्विटी का मतलब ये होता है कि समानता, कितनी समानता देखी जा रही है यहाँ पर, या कितने यहाँ पर भारत ने कितने पैसे यहाँ पर जुटाए हैं, ये यहाँ पर सब कुछ देखा जाएगा। तो 2022 की पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट रिपोर्ट जारी हुई है, इसे हम ईसीएम बोलते हैं। तो ये 2022 की जो है पहली वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट रिपोर्ट जारी हुई। इसमें भारत को जो रैंक मिली है वो भारत को रैंक 5 में मिली है। अब इसमें देखो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है इसमें चाइना का, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर जमेरी जर्मनी और चौथे स्थान पर आपका कनाडा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को वह 16.4 बिलियन डॉलर और भी जुटाने होंगे। रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो ये कोटेक महिंद्रा बैंक, कोटेक इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी हुई है। तो तीन चार पॉइंट याद रखने हैं। ये जो है आपकी वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। इसमें भारत का स्थान 5वां रहा, दूसरे स्थान पर अमेरिका, पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे पर जर्मनी और चौथा स्थान इसमें कनाडा का रहा। और पहली बार इसका जो भारत को पहली बार
टॉप 10 में रैंक मिली है, अर्थात ये ध्यान रखना है कि भारत को जो पहली बार यहाँ पर टॉप 10 में रैंक मिली है। नेक्स्ट, समुद्रयान मिशन। को समुद्रयान मिशन क्या है? नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्रयान मिशन की शुरुआत की गई है। कैसे, क्या कार्य करती है? देखो, नीली अर्थव्यवस्था के तहत हम इसमें मत्स्य पालन को देखते हैं। मत्स्य पालन के साथ साथ आप इसमें झींगा पालन देखते हैं। तो जितना भी समुद्र में पालन होता है उस उसके अंतर्गत वो सब इसी के अंतर्गत आता है। तो समुद्रयान मिशन क्या है? तो वो समुद्रयान मिशन है एक तरीके से नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्रयान मिशन की शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई है। तो ये भी पूछ सकता है कि समुद्रयान मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा की गई। अब देखो, इसमें क्या है कि इस मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा। कहाँ? समुद्र में, वो भी समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई में अन्वेषण अर्थात खोज वगैरह के लिए भेजा जाएगा कि आखिर समुद्र के नीचे, समुद्र में क्या है। तो इस इन सब के अन्वेषण के लिए 6,000 मीटर की गहराई में 3 व्यक्तियों को यहाँ पर भेजा जाएगा। और भारत इस महासागर मिशन में, देखो, ऐसे इस प्रकार के मिशन किसने भेजे हैं? अमेरिका भी भेज चुका है, रूस भी, फ्रांस भी, जापान भी और चाइना। इन देशों में भी, ये देश भी इस मिशन को भेज चुके हैं और ऐसा करने वाला भारत होगा। और इसी प्रकार भारत अब एलीट क्लब में शामिल हो गया है। तो एलीट क्लब का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से है। तो मत्स्य नामक वाहन, जो जिस वाहन से जाएंगे, ये 3 लोग जिस वाहन से जाएंगे, वो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे NIOT बोलते हैं, चेन्नई द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। तो यही पूछा जा सकता है कि ये जो वाहन विकसित किया जा रहा है किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कहाँ है? चेन्नई में है। इसके द्वारा ये जारी किया जा बनाया जा रहा है। पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ कौन है? क्रिकेटर है। देखो, हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास में दूसरा सर्वाधिक स्कोर करने वाले पृथ्वी शॉ बन गए। अर्थात जो आप ये कह रहे हो, जो रणजी ट्रॉफी होती है उसमें सबसे बड़ा स्कोर, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर जो खड़ा किया है वो पृथ्वी शॉ ने किया है। इन्होंने 379 रनों की पारी खेली है। किसके खिलाफ? वो भी असम के खिलाफ। अब देखो, यदि आप सोचें कि ये दूसरा स्थान तो चलो इनको मिल गया हाल ही में, पहले कौन थे? तो पहले थे बीबी निम्बालकर। तो पहले क्रिकेटर जो थे रणजी ट्रॉफी में सबसे बड़ा इतिहास रचने वाले जो थे, वो बेबी लिम्बारकर के नाम ही दर्ज है। शरद यादव। शरद यादव कौन है? हाल ही में खबरों में रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का नाम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1947 में इनका इनका जो जन्म हुआ था, यादव का जन्म हुआ होता है, ये यहाँ पर हुआ था। अब क्या संबंध है? देखो, 1989 में ये क्या है, केंद्रीय मंत्रालय में ये शामिल हो रहे थे। और हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये ध्यान। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या थे, किससे संबंधित थे। तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है आपको। क्षैतिज आरक्षण क्या है? देखो, क्षैतिज आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्षैतिज आरक्षण किसने लागू किया है? तो उत्तराखंड की सरकार ने क्षैतिज आरक्षण को लागू किया है। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने सरकारियों में महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया है। और उत्तराखंड के गवर्नर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो आपके गुरमीत सिंह है। तो मेन पॉइंट यही है कि हाल ही में क्षैतिज आरक्षण किसने लागू किया है या किस राज्य ने लागू किया है? तो क्षैतिज आरक्षण को लागू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। नेक्स्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान। अभी देखो, हाल ही में रिपोर्ट भी आई है कि जल है, कल है। तो जल के लेकर ही अलग अलग तरीके की रिपोर्टें भी आ रही हैं और इस प्रकार की भारत सरकार की योजनाएं भी चल रही हैं। देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान क्या कहता है? ये हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में। अभी इसका नाम परिवर्तित किया गया है। इसी वजह से क्या है कि ये न्यूज में आ चुका है आपका। इसका नाम क्या हो गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जल और स्वच्छता संस्थान ही इसका नाम कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन करना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जो हुआ था, ये मेन पॉइंट याद रखना थोड़ा सा कि ये जो है हिस्ट्री से रिलेट करके पूछ लेगा यहाँ पे। तो 6 जुलाई 1901 को इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। ऑक्सफैम इंडिया की सर्वाइकल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया सप्लीमेंट रिपोर्ट। तो जो ऑक्सफैम इंडिया की सर्वाइकल जो रिपोर्ट जारी की गई है, देखो, ये जो रिपोर्ट जारी हुई है बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट है। यदि आप इसके आंकड़े देखेंगे तो आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि किस प्रकार से इसने आंकड़े जारी किए हैं। क्या ये वास्तविकता है? तो देखो, इसमें ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% व्यक्तियों के पास कुल संपत्ति का 40% है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो भारत की कुल संपत्ति है या कुल संपत्ति का 40% वो केवल और केवल 1% लोगों के पास है।
अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि कितना यहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव दिखाई देता है। और भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति जो है वो 2020-22 में 54.12 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई थी। मतलब कुल मिलाकर जो 100 सबसे अमीर व्यक्तियों के पास ही भारत की जो संपत्ति है वो 54.12 लाख करोड़ रुपए है। केवल 1% भारतीयों के पास नीचे के 50% लोगों की तुलना में 13 गुना ज्यादा संपत्ति है। इसका मतलब यह है कि जो भारत के 1% लोग रहते हैं, जो भारत के 1% लोग हैं, इन इन 1% लोगों के पास, और जो नीचे से आप यदि आप देखें जो गरीब व्यक्ति हैं, उनमें से आप 50% लोगों के तुलना में इनके पास 13 गुना ज्यादा संपत्ति है। और शीर्ष 5% के पास कुल संपत्ति का 61.5% है। यदि आप कहें तो वो 1% के पास कितना था? 1% के पास 40% था। और यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो 5% के साथ 5% के पास जो है वो 61.7% है। जो निचले आधे लोगों के स्वामित्व वाले 3% से लगभग कितना गुना है? वो 20 गुना अधिक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 13 गुना अधिक हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कितना अधिक हो रहा है? वो यहाँ पर 20 गुना अधिक हो रहा है। और 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की कुल संपत्ति कितनी है? देखो 27.52 लाख करोड़ रुपए है। तो जो टॉप अमीर व्यक्ति हैं भारत में, इन्हीं 10 टॉप अमीर व्यक्तियों के पास में भारत की कुल संपत्ति का 27.52 लाख करोड़ रुपए है। 2021 में कितनी थी? 2021 में 32.8% थी। अर्थात इसका मतलब यह है कि इसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है। और भारत में अरबपतियों की कुल संख्या जो है वो 2020 में ये 120 कर लेना, 120 थी। और वर्तमान में जो 2021 में हुई है वो 142 होगी। और 2022 में करोड़पतियों की संख्या भारत में 166 है। यदि आपसे कोई पूछे कि भारत में करोड़पतियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 166 है। और भारत में 22.89 लाख लोग गरीबी में रहते हैं, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। अर्थात ये मान लो कि सब भारत में या विश्व में सबसे ज्यादा गरीब लोग कहाँ रहते हैं? तो भारत में। तो इस कंडीशन पे, इस बेस पे कह रहा है ये रिपोर्ट को, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी तो क्या है, विश्व में टॉप नंबर पर बैठी है। तो इसी वजह से यहाँ से क्या आता है कि यहाँ से डेटा जो आ जाता है वो ज्यादा निकल कर आ जाता है। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक, तो विश्व आर्थिक मंच की इसे बोलते हैं हम WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक जो हुई है वो दावोस, अर्थात दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कैसी है? एक गैर लाभकारी संस्था है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1971 में। और जो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है इसका मुख्यालय। तो भारत की ओर से इसमें देखो 4 केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया था। एक तो मनसुख मांडविया जी, अश्वनी वैष्णव, स्मृति ईरानी और RK सिंह ने इसमें भाग लिया। 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। WEF की 2022 की मीटिंग जो हुई है, आयोजित 53वीं बैठक हुई। आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। गैर लाभकारी संस्था है, स्थापना 1971 में। और मुख्य जो इसकी स्थापना हुई थी स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसके द्वारा देखो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है वो भी देख लेते हैं। इसके द्वारा जो जारी रिपोर्ट की जाती है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की जाती है। और वैश्विक यात्रा पर्यटन रिपोर्ट इसके ही द्वारा जारी की जाती है। देखो जो रिपोर्टें जारी की जाती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो थोड़ा सा इनको ध्यान में रखकर चलना है आप लोगों को। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण, तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें संस्करण का जो आयोजन हुआ, डेट को याद बिल्कुल नहीं रखना, मुंबई में हुआ। अर्थात कहने का मतलब यह है, देखो ये जो संस्करण हुआ है फरवरी में मुंबई में आयोजित हुआ। और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस अर्थात WCC बोलते हैं इसको, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1990 में हुई थी। अब किससे संबंधित है? देखो ये जो है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो है ये मसालों से संबंधित है। भारत में मसाले का आयात निर्यात किस प्रकार से होता है, उनको किस प्रकार से उनकी खेती करनी है, किस प्रकार से मसालों को भारत में बढ़ावा देना है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनको हमें किस प्रकार से उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है, उस सबकी देख रेख में ये रहती है। तो वर्ल्ड स्पाइस जो स्पाइस कांग्रेस है इसकी स्थापना 1990 में हुई। और भारत को मसालों का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मसाले भारत में उगते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जितने भी यूरोप के देश थे वो क्यों आए थे भारत? वो ज्यादातर मसालों के व्यापार के लिए ही भारत आए थे। जो कि सबसे पहले कौन आया था यदि आप देखें तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत में कालीकट नामक स्थान पर उतरा था। क्यों उतरा था? क्योंकि वो मसालों के व्यापार के लिए ही आता है। क्योंकि यूरोप जो है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा प्रदेश है। और यूरोप में
इस ठंडी से बचने के लिए खाने के लिए आपको मसालों की आवश्यकता जरूर होगी, ताकि आपके शरीर का टेम्परेचर जो है वो बना रहे। उद्देश्य क्या है इसका? भारतीय मसालों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। और महाराष्ट्र मसालों और हल्दी उत्पादन करने वाले राज्यों में अग्रणी राज्य है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भारत में सबसे ज्यादा मसाले का उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र। हल्दी का उत्पादन कौन करता है? तो महाराष्ट्र। और यह रिपोर्ट जो जारी होती है प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। नेक्स्ट, 20% एथेनॉल मिश्रण योजना। तो 20% एथेनॉल मिश्रण योजना किसने? देखो, केंद्र सरकार की मिश्रण योजना है। तो केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की गई है। और देखो, इथेनॉल के पीछे हम क्यों पड़े हुए हैं? इथेनॉल के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि पेट्रोल वगैरह जो होते हैं इनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। और जितना ज्यादा हम इसमें इथेनॉल मिलाएंगे ये इतना ही कम प्रदूषण होगा। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसकी मात्रा को दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हमारी 10% थी, अब हमने इसको कितना कर दिया, बढ़ाकर 20% कर दिया। और केंद्रीय पेट्रोल मंत्री कौन है? तो केंद्रीय पेट्रोल मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। और इसका जो लक्ष्य था वो कब तक था? 20% का, 2030 तक। लेकिन हमने इसको कितना कर दिया, 2025 तक ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने का हमने अपना लक्ष्य बनाया है। जैसे विश्व, यदि आप देखें WHO या वर्ल्ड के लेवल पर टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। लेकिन भारत का लक्ष्य कितना है? भारत का लक्ष्य है 2025 तक। हम 5 साल पहले ही टीबी मुक्त होने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट, भारत और चीन का द्विपक्षीय व्यापार घाटा। देखो, चीन के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार घाटा हमेशा रहता है। हम कभी भी प्रॉफिट में नहीं रहते। चीन हमसे खरीदता कम है, बेचता ज्यादा है। भारत भारत क्या करता है? भारत चाइना से खरीदता ज्यादा है, बेचता कम है। तो वही यहाँ पर द्विपक्षीय व्यापार घाटा है चीन के साथ, वो 100 अरब जो डॉलर को भी पार कर चुका है। दोनों द्विपक्षीय व्यापार में 135 अरब डॉलर पर रहा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो आयात और निर्यात हुआ है वो 135 अरब डॉलर का हुआ है। और लगभग चीन का जो व्यापार बढ़ा है वो 21% बढ़ा है भारत से। लेकिन भारत का चीन से व्यापार जो घटा है वो 37% घटा है, जो कि 17 अरब डॉलर था। तो ये ध्यान रखना है कि देखो, एक कॉमन सेंस वाली ही सवाल होता है। क्योंकि चाइना जो है, चाइना एक तरीके से ये मान लो हब है, इंडस्ट्री का हब है। वहां पर अच्छे से, मतलब ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जिसका बेस चाइना में ना बना हो। वो तो ये शुक्र मानो कोरोना का कि इसने सबकी आंखें खोल दी। और इसी वजह से चाइना से कुछ कंपनियां निकलने का वहां से प्रयास भी कर रही। सांची के प्रसिद्ध पूर्वी गेट की प्रतिकृति कहाँ बनी है? जर्मनी में बनी है। देखो, सांची, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया? जर्मनी के बर्लिन पैलेस में किया गया है। और मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप एक बौद्ध स्मारक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। देखो, कुछ साक्ष्य कहते हैं कि इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, लेकिन कुछ साक्ष्य ये कहते हैं कि इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने भी करवाया था। लेकिन आप फिलहाल यदि एग्जाम में हिस्ट्री को रिलेट करते हुए सवाल आ भी जाए तो आप अशोक ही लगाना वहां पर। और यदि अशोक नहीं है ऑप्शन में तो फिर आप पुष्यमित्र शुंग के साथ जा सकते हैं। लेकिन यदि दोनों ही ऑप्शन में है तो फिर आप अशोक के साथ जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो इसकी जो खोज हुई थी वो 1818 में हुई थी, ब्रिटिश जनरल हेनरी ट्रेलर ने की थी। तो उनको ध्यान रखना है कि सांची का स्तूप जो था, सांची स्तूप अशोक द्वारा जो बनवाया गया था, उसकी खोज किसने की थी? तो 1818 में जनरल हेनरी ट्रेलर ने की थी। यूनेस्को द्वारा 1989 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इस गेट को जर्मन और भारतीय मूर्तिकारों ने बनाया, जिसकी लागत कितनी आई है? 1.6 मिलियन आई है। और इसका जो वजन है वो 150 टन, 10 मीटर लंबा है और 6 मीटर ये चौड़ा है। नेक्स्ट, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। देखो, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होता है, कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ? देखो, जो आपका अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, तो इसमें जो गोल्डन, ये बोल लो कि गोल्डन कैलाश अवार्ड जो प्रदान किया गया है, वो किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो फिल्म को दी गई है नानेरा। नानेरा फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किसके तहत? अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के तहत। और इस बार जो इसका आयोजन हुआ है वो 8वां संस्करण आयोजित हुआ है। और IFF का उद्देश्य जो है, अर्थात उद्देश्य मराठी सिनेमा को राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर उजागर करना और बढ़ावा देना है। इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो दीपांकर ने किया था, जो कि क्या है, एक राजस्थानी फिल्म है। और 55 फिल्मों को इसमें स्क्रीनिंग किया गया, अर्थात 55 फिल्मों को इसमें दिखाया गया था। कन्नड़ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखना है कि कन्नड़ फिल्म जो है उसे सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार मिला। और जो नानेरा फिल्म है उसे गोल्डन कैलाश अवार्ड पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। इंडिया मोबाइल गेमिंग 2022। इंडिया मोबाइल गेमिंग
के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की है एमपीएल ने। एमपीएल ने ये बताया है कि उत्तर प्रदेश मोबाइल गेमिंग के मामले में सबसे नंबर वन पर है। दूसरा स्थान इसमें महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान इसमें राजस्थान का। तो ये सोचने वाली बात भी है कि जो हमारा युवा है वो किस दिशा में जा रहा है। ये देखो गेम से ही सारी कहानी हो जाएगी। जो आपको टारगेट दिया है, जो भी आपको टारगेट मिला है, क्या आप उसे पूरा करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है? तो देखो गेम इंसान को खेलना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि एक हद पार हो जाए। तो वही रिपोर्ट ये यहाँ पर बताती है। तो एमपीएल द्वारा जारी रिपोर्ट मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य ऑनलाइन गेमिंग खेलने में के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरा स्थान इसमें महाराष्ट्र का रहा और तीसरा स्थान इसमें राजस्थान का रहा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बन रहा है? शिलोंग में। शिलोंग की राजधानी मेघालय में ये बनेगा। नेक्स्ट, शुभमन गिल। शुभमन गिल क्या है? वो क्या है, अभी इन्होंने कारनामा क्या है? बिहार से संबंधित है शुभमन गिल। तो हाल ही में शुभमन गिल सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो दोहरा शतक तो देखो बहुतों ने लगाया, सचिन तेंदुलकर ने लगाया, सहवाग ने लगाया। तो लेकिन सबसे कम उम्र में, अर्थात मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने दोहरा शतक लगाना लगाया है। और इन्होंने 208 रन की पारी खेली है। इस मैच का आयोजन राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में हुआ था। Next. तो चाइना में कुछ आंकड़े अभी जारी हुए हैं हाल ही में। अब देखो ये जो सवाल है ये आपका सीआरपीएफ में एज इट इज आया हुआ था। सीआरपीएफ। तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार चीन की आबादी में 1961 के बाद में पहली बार गिरावट दर्ज की गई है। देखो 61 के बाद में पहली बार गिरावट दर्ज क्यों की गई है? क्योंकि चाइना में चल रही थी वन चाइल्ड पॉलिसी कि एक कपल केवल एक बच्चा ही पैदा कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 1980 में ही वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई है और इसी वन चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा है कि अब 2022 में या 22-23 में चाइना की आबादी में क्या है, एक तरीके से जो वृद्धि दर्ज नहीं की गई, जबकि वहां पर क्या गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट, एसर। एसर क्या होता है? एनुअल सर्वे एजुकेशन रिपोर्ट। एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट जारी करती है। और क्या है इसके अनुसार? देखो इसकी जो रिपोर्ट जारी हुई है, 17वीं रिपोर्ट जारी हुई है एसर की। और उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। इसका केवल एक ही उद्देश्य होगा, शिक्षा की। और देखो ये फुल फॉर्म में तरह ध्यान रखना, एसर की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे कि एनुअल सर्वे एजुकेशन रिपोर्ट। स्थापना कब हुई थी? 1995 में। पहली भी रिपोर्ट जो इसने जारी की थी वो 2005 में प्रस्तुत की थी। और एसर भारत के सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। और वैश्विक महामारी के बाद बच्चों और बच्चियों में 2% का अंतर आया है। कहने कहने का मतलब यह है कि जो कोरोना आया था, आया था क्या? अभी तो कोरोना तो अभी भी नहीं गया है। तो जो कोरोना आया है इसमें भी जो बॉयज होते हैं, जो गर्ल्स होते हैं, इनकी एडमिशन में भी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि 2% का अभी भी अंतर चल रहा है। ऐसे मान लो कि यदि कहीं 50% लड़के पढ़ रहे हैं तो वहां पर केवल और केवल 48% ही लड़कियां पढ़ रही हैं। 2% लड़कियां जो हैं वो आउट हैं स्कूल से। इसका मतलब क्या है? या तो उनको रोक दिया गया है घर पे ही। तो इन्हीं की इसी की ही देख रेख में, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इन्हीं चीजों को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एसर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। तो यह रिपोर्ट एनजीओ प्रथम द्वारा जारी की जाती है। तो ये ध्यान रखना है किसके द्वारा? एनजीओ प्रथम के द्वारा जारी की जाती है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और किसने की थी? तो दो व्यक्ति थे, फरीदा लांबे और माधव चौहान। तो फरीदा लांबे और माधव चौहान के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी। नेक्स्ट, सरकारी स्कूलों में नामांकन 2022 में वृद्धि देखी गई। अर्थात जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें नामांकन में 2022 में काफी हद तक वृद्धि देखी गई थी। कारण क्या था? देखो कारण इसके कई हो सकते हैं। एक तो मेन कारण तो यही था कि कोरोना महामारी ने सबकी कमर तोड़ दी। जिसके कारण क्या हुआ? लोग बेरोजगार हो गए। और जिन लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे उन्होंने अपने बच्चों को कहाँ भेज दिया? सरकारी स्कूलों में भेज दिया। शायद देखो ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है, मतलब पर्सनल मानना है कि शायद ऐसा कुछ हुआ हो। बाकी आप खुद भी समझदार है, सोच सकते हैं। रामचंद्रन। रामचंद्रन कौन है, क्या है? देखो हाल ही में अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला जनानी रामचंद्रन को कैलिफोर्निया नगर का नगर परिषद नियुक्त किया गया है। तो अर्थात जो स्टेट है, राज्य है अमेरिका का, उसका इन्हें नगर परिषद नियुक्त किया गया है। तो पीछे भी आपको मैंने बताया था मनप्रीत मोनिका सिंह के बारे में। तो मनप्रीत मोनिका सिंह क्या बनी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। और इनकी भी नियुक्ति कहाँ हुई थी? अमेरिका के सबसे बड़े शहर टेक्सास में।
एक और नाम आता है प्रमिला जयपाल का। ये चेन्नई में जन्मी है। कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल प्रतिनिधि सभा में एकमात्र भारतीय अमेरिकी महिला सांसद है। तो तीन तीन नाम याद रखने हैं, रामचंद्र अश्विन। तो रामचंद्रन क्या है? ये बनी है नगर परिषद किसकी? कैलिफोर्निया की। मनप्रीत मोनिका सिंह टेक्सास में महिला मुख्य सिख न्यायाधीश बनी है। और प्रमिला जयपाल ये जो प्रतिनिधि सभा होती है अमेरिका की, वो ही यहाँ पर ये वहां पर महिला सांसद के रूप में चुनी गई है। अरुणा मिलर हैदराबाद में जन्मी भारतीय अमेरिकी उम्मीदवार ने राज्य विधानसभाओं में सीटें भी हासिल की हैं। तो दो तीन नाम इसमें यहाँ पर याद रखने हैं आपको। युगांडा। तो देखो युगांडा अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अब क्या हुआ इसमें? देखो, हाल ही में इसने अर्थात जो WHO है, WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये विश्व स्तर पर मेडिकल के क्षेत्र में कार्य करती है ये संस्था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इबोला वायरस के समापन की घोषणा युगांडा में की गई है। अर्थात जो इबोला वायरस चल रहा था युगांडा में, उसके समापन की घोषणा WHO के द्वारा कर दी गई है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में के जेनेवा में। आपसे पूछा जा सकता है देखो कि हाल ही में किस देश को इबोला वायरस से मुक्त घोषित किया गया है? तो इबोला वायरस से मुक्त घोषित युगांडा को किया गया है। इबोला को पहली बार इबोला नदी के आसपास देखा गया था, जो कहाँ है? जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। इसका पहला मामला 2013 में गिनी में देखा गया था। नेक्स्ट, शिक्षा नामक एक संकल्प। तो शिक्षा नामक एक संकल्प का क्या कार्य है, कैसे कार्य करता है देखो। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित लोकतंत्र के लिए शिक्षा के संकल्प को अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। इससे पहले इसे 2015 में भी अपनाया गया था। अर्थात कहने का मतलब यह है, शिक्षा नामक एक संकल्प, अर्थात कहने का मतलब सभी के लिए शिक्षा देना। इस प्रकार के यहाँ पर संकल्प लिए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रहे। और यदि कोई व्यक्ति शिक्षा से वंचित रह जाता है तो ये मान लेना कि एक तरीके से वो समाज की विचारधारा से पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ हद तक अलग दिखता नजर आएगा। और जो हमारा लोकतंत्र है उसमें भी कहीं ना कहीं बाधक तत्व के रूप में वो प्रस्तुत होगा। इसी वजह से इन लोगों का ये संकल्प रहता है कि कुछ ना कुछ शिक्षा के मामले में या सब कुछ शिक्षा, सबको एक समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। सर्वसम्मति से अपनाया गया यह संकल्प सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसरों को सुनिश्चित करने के महत्व को पहचानेगा। यह संगठन सैन फ्रांसिस्को अर्थात USA अमेरिका सम्मेलन में अस्तित्व में आया। इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है आपका, 18 वर्ष से अधिक छात्रों को 60 दिन का अवकाश दिया गया है। छात्रों को नहीं, छात्राओं को। अर्थात जो 18 वर्ष की लड़कियां होती हैं उनको साल में 60 दिन का अवकाश दिया जाएगा। देखो होता क्या है कि जो फीमेल होती हैं, फीमेल को प्रॉब्लम होती है पीरियड वगैरह की, क्योंकि हर महीने पीरियड होते हैं उनके। तो इसी वजह से केरल सरकार ने ऐसा कदम उठाया, अर्थात ये ऐसा कार्य करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। तो देखो ऐसा काम कौन कर सकता है? ऐसा काम वही कर सकता है जो कुछ सोचता हो और जहाँ के लोग अच्छे खासे समझदार हो और पढ़े लिखे हो। देखो समझदार तो जब होंगे जब वो पढ़े लिखे होंगे। तो आप जानते हैं कि भारत में केवल केरल राज्य ही ऐसा है जहां पर लगभग ये मान लो कि 100% साक्षरता है। इसी वजह से केरल इस तरह के कदम वहां पर उठाने में सक्षम भी हो जाता है। तो हाल ही में देश में पहली बार केरल द्वारा छात्राओं को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है। यह न्यायपूर्ण समाज को एक साकार करने के लिए LDF सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आर विष्णु प्रसाद क्या है देखो, इन्हें सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान के तहत इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक मेन पॉइंट है ये आपका देखो कि आर विष्णु प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला? इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि इंडियन अचीवर्स अवार्ड किसे दिया गया? तो आर विष्णु प्रसाद को दिया गया और इनके नाम पर वर्तमान में 69 पेटेंट है। और हाल ही में इसका जो है अभी जो इसका जारी किया गया संस्करण, वो दूसरा संस्करण जारी किया गया है।
इंडियन अचीवर्स अवार्ड विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आने वाले नागरिकों के प्रयासों, समर्पण को स्वीकार करने और पहचानने के लिए एक प्रतिष्ठित भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार है। नेक्स्ट, पनडुब्बी वागीर। तो वागीर पनडुब्बी क्या है, कैसे काम करती है? देखो, समुद्र में चलती है, समुद्र के अंदर रहती है पनडुब्बी। तो यहीं पर ये देखो, हमने जो 5 पनडुब्बी बनाने की सोची थी, वो 5 पनडुब्बी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। कब कब हुई थी देखो, तो भारतीय नौसेना में 5वीं तलवरी स्तर की वागीर पनडुब्बी को शामिल किया गया, और इससे पहले 4 पनडुब्बियों को शामिल किया गया था। अर्थात ये जो योजना थी वो 5 पनडुब्बियों की योजना बनी हुई थी। तो देखो, इससे पहले कौन कौन सी लागू हुई थी, तो सब कुछ ध्यान रखना है आपको। आईएनएस, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो कलवरी, आईएनएस कलवरी 2017 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद में आईएनएस खंडेरी 2019 में, और जो आईएनएस करंज है और आईएनएस वेला है वो 2021 में कमीशन हुई थी। यह पनडुब्बी मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस स्थित मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से भारत में ही बनाई है। तो देखो, भारत में ही हम मेक इन इंडिया को क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो इसी वजह से प्रोत्साहित कर रहे हैं मेक इन इंडिया को। क्योंकि जितना, यदि हम भारत में जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ही हमारे लिए लाभदायक होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकल व्यक्ति हैं या जो यहाँ पर इंजीनियर वगैरह हैं वो कहाँ से आएंगे, वो सब भारत के ही होंगे, तो उनको भी रोजगार मिलेगा। अर्थात यदि हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे तो यहाँ पर रोजगार भी आएगा। वर्तमान नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार इस पनडुब्बी को कमीशन करेंगे। जो वर्तमान नौसेना प्रमुख हैं ये कौन है? आर हरि कुमार साहब हैं। तरंग मेल सेवा, देखो तरंग मेल सेवा ये पूछ सकता है कि तरंग मेल सेवा का संबंध किससे है, तो डाक विभाग से। क्योंकि डाक विभाग ने ही समुद्र के जरिए इस तरह की जो पार्सल वगैरह भेजे जाते हैं वो समुद्र के द्वारा भी भेजे जा सकते हैं अब। इसके किसके द्वारा? तरंग मेल सेवा के द्वारा। तो भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्री मार्ग से पार्सल पार्सल द्वारा डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा की शुरुआत गुजरात से की है। और कहां से कहां तक? फिलहाल ये गुजरात से महाराष्ट्र के बीच में शुरू की गई है। तो यह गोंगा हजीरा मार्ग पर गुजरात और महाराष्ट्र के बीच प्रारंभ की गई है। स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम गेमिंग, देखो भार ओएस सबके चलते हैं, जैसे एंड्रॉइड चलता है, एंड्रॉइड भी तो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं तो वहां पर आप देखते होंगे विंडो वगैरह चलती हैं, जैसे विंडो 11 आ गई है अब तो वर्तमान में, विंडो 10 थी। मैक भी चलता है, मैक एप्पल के फोनों में चलता है। तो इन सबके ये क्या है, ये सबके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बने हुए हैं। तो भारत ने भी इसी प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का प्रयास किया है यहाँ पर, और इस पर काम भी चल रहा है। तो इसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं देखो, इसमें आईआईटी मद्रास द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया गया है। इससे आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जाएगा। मजबूत स्वदेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये हुआ उड़ीसा में। तो हाल ही में जारी उड़ीसा में पहले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इनके द्वारा किया गया। और इसका उद्घाटन उड़ीसा के जाजपुर में हुआ है। देखो, यदि वो राज्य भी न दे तो क्षेत्र स्थान दे सकता है, तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ, उड़ीसा के जाजपुर में हुआ। यह उड़ीसा का प्राचीन राजधानी भी है। कौन? जाजपुर। यदि पूछ ले कि उड़ीसा की प्राचीन राजधानी, तो जाजपुर थी। वह अग्रणी शिल्पकारों, संस्कृति, कला के प्रति उत्साही लोगों का अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन होगा। इसमें 15 देशों के प्रतिनिधि जाजपुर पहुंचे, अर्थात इसमें 15 देशों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर रिपोर्ट 2023, अर्थात जिसे हम जीएसपी बोलते हैं, ग्लोबल फायर रिपोर्ट जीएसपी। इसमें क्या है देखो, ग्लोबल फायर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर चौथी रैंक मिली है। अर्थात ये कहती है, इस ग्लोबल फायर पावर के अनुसार भारत की जो सेना है वो विश्व में चौथे नंबर की टॉप सेना है। इसका मतलब पहले स्थान पर भी कोई होगा, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी। तो हाँ, इस रिपोर्ट के अनुसार पहला स्थान जो दिया है इन्होंने अमेरिका को, दूसरा स्थान रशिया को दिया है, तीसरा स्थान चाइना को दिया है, और उसके बाद में चौथा स्थान जो मिला है वो भारत को मिला है। इसमें 60 से अधिक व्यक्तिगत कारकों को शामिल किया जाता है, जैसे सेना की संख्या कितनी है, राष्ट्रीय संसाधन कितने हैं, वित्तीय स्थिति कैसी है, भौगोलिक पैमाना कैसा है। तो इस प्रकार के यहाँ पर आंकड़े लिए जाते हैं। और ये जो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें 145 देशों पर विचार विमर्श करके ही की गई है। गंजाम जिला, अब गंजाम जिला क्या है देखो,
हाल ही में उड़ीसा के गंजाम जिले के अस्का थाने में को 2022 में देश का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देश का नंबर 1 थाना कौन है? उड़ीसा का गंजाम जिला। अब देखो दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर भी उड़ीसा का ही जिला है। तो इसे लगातार 2 बार पुरस्कृत किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे पुरस्कृत भी किया है। तो दूसरे स्थान पर गंगापुर पुलिस स्टेशन है, जो कि कहाँ का है? वो भी उड़ीसा के गंजाम जिले का ही है। अर्थात पहले और दूसरे स्थान पर दोनों में टॉप जो किया है वो उड़ीसा के जो पुलिस थानों ने ही किया है। क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस क्या है? क्रिस हिपकिंस जो है वो न्यूजीलैंड के हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। न्यूजीलैंड कहाँ है? यदि आप देखेंगे तो ये आप मान लो एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के आप दक्षिण पूर्व में देखेंगे, 3 आपको द्वीप मिलेंगे। यही है आपका न्यूजीलैंड। 3 द्वीपों को मिलाकर ही आपका न्यूजीलैंड बनता है। तो यहाँ आपके तो इस न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं क्रिस हिपकिंस। और ये न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी के नेता हैं। इन्होंने जैकिंडा आर्डन का स्थान लिया है। तो किसका स्थान लिया? जैकिंडा आर्डन का। और कौन बने हैं? तो क्रिस हिपकिंस। तो जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, उनको नाम जरूर ध्यान रखना। जैसे ब्राजील के बने थे कौन? लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा। तो कुछों को जरूर ध्यान रखना आप लोग। कुश्ती महासंघ। देखो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया अभी अभी? देखो कुश्ती महासंघ में देखो केंद्र सरकार ने कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए मैरी कॉम की अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है। सवाल पूछेगा ओवरसाइट समिति का संबंध किससे है? तो कुश्ती महासंघ से है। अब इसकी हाल ही में जो अध्यक्ष बनी है, ओवरसाइट समिति की जो अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? वो मैरी कॉम बनी है। तो खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ और उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने के बाद में एक ओवरसाइट समिति बनाई गई। इससे पहले मैरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ ने भी अपनी जांच समिति का प्रमुख बनाया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना अधिनियम आया था ये 1992। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी। तो होता क्या है यहाँ पर? कमेटी क्यों बनी है? ऐसा माना जाता है कि जो पहलवान है उनके साथ दुराचार का भाव या भेदभाव किया जाता है यहाँ पर। तो उसी चीज को देखने के लिए मैरी कॉम की अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है। हरित राज्य। हरित राज्य देखो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया है। अर्थात तो ये पूछा जा सकता है कि अभी अभी किस राज्य ने घोषणा की है हरित राज्य बनने के लिए? तो हिमाचल प्रदेश ने। कब तक बनेगा? 2025 तक हरित राज्य बनाने का इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। तो 30वीं राष्ट्रीय देखो ये ध्यान रखना ये बाल विज्ञान है। और यदि वो केवल केवल विज्ञान कांग्रेस की बात करें तो पीछे भी हुई थी, वो नागपुर में हुई थी। नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है, ये जरूर देख लेना। तो 27 से 31 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। कहाँ हुई? गुजरात के अहमदाबाद। उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1993। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की स्थापना 1993 में हुई थी। तो इसका आयोजन 30वीं बैठक या 30वीं बाल राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन जो हुआ है वो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से देखो फिर से 100 चीते लाए जाएंगे। चीतों का समझौता हुआ है। तो हाल ही में भारत द्वारा दक्षिण अफ्रीका देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया। और प्रत्येक वर्ष ऐसा नहीं है एक साथ आएंगे, ये प्रत्येक वर्ष 12 चीते भारत में स्थानांतरित किए जाएंगे। और जो अफ्रीकी चीता होता है उसका वैज्ञानिक नाम है वो है एसोनिकस जुबेटस। तो ये ध्यान रखना है कि अफ्रीकी चीते का वैज्ञानिक नाम एसिनोसस जुबेटस है। और एशियाई चीते का वैज्ञानिक नाम वो है एसिनेकस जुबेटॉन वेनिटिक्स। तो एसिनिनिक्स जुबेटॉन वेनिक्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक दो बात पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के जो पुरुष एकल वर्ग का खिताब है वो नोवाक जोकोविच ने ग्रीस के स्टेफेनोस सिपास को हराकर जीता है। अर्थात कहने का मतलब ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो जीता वो नोवाक जोकोविच ने जीता। और उपविजेता जो रहे वो ग्रीस के रहे स्टेफोनास सिपास। इन्होंने अपने कैरियर का 22वां खिताब जीता। अर्थात कहने का मतलब ये है इन्होंने 34 खिताब में से 22 खिताब अपने नाम किए और इस प्रकार इन्होंने राफेल नडाल की भी बराबरी ली है। तो नोवाक जोकोविच ने 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को खेला है, लेकिन ये मजे की बात है कि इन्होंने 10 ही बार इसे जीता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी इन्होंने इसको खेला जब भी ये यहाँ पर जीते भी हैं।
महिला एकल का खिताब देखो सोलंकी रही, महिला एकल का खिताब सोलंका ने जीता, जबकि उपविजेता जो रही थी वो एलेना राय बिकीना थी। कहाँ की थी ये? कजाकिस्तान की। तो महिला एकल का खिताब जो सोलेंका ने जीता है ये कहाँ की थी? ये है बेलारूस की। बेलारूस। हो सकता है कि ये कहाँ से संबंधित है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स के विजेता जो रहे, तो मिक्स्ड डबल्स के विजेता रहे हैं लुइसा स्टेफनी और राफेल मार्टिन। देखो थोड़ा सा इसको भी पॉइंट को ध्यान रखना है, और इस पॉइंट को तो और भी ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो उप विजेता रहे हैं वो भारत के ही रहे। जैसे डबल्स का खिताब मार्टिना हिंग्स के सानिया मिर्जा ने इन्हें पहला खिताब 2016 में जीता था। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो यहाँ पर जो मिक्स डबल्स का खिताब जीता है वो लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटास ने जीता। और इसमें जो उप विजेता रही हैं वो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना रहे। इसी वजह से न्यूज में भी, क्योंकि सानिया मिर्जा फाइनल में जाकर हारी हैं जो डबल्स का खिताब है। और साइना मिर्जा ने, आप जानते हैं साइना मिर्जा ने अभी हाल ही में अपने संन्यास की भी घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत कौन? देखो 2022 के लिए आईसीसी टेस्ट की टीम में जगह बनाने वाले वे एकमात्र भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत बने हैं। और ऑस्ट्रेलिया टीम के सर्वाधिक 4 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। देखो आईसीसी रैंकिंग अक्सर पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना है कि भारत की ओर से इसमें कौन टॉप रहे। तो ऋषभ पंत को जगह मिली है। इनकोवैक। इनकोवैक क्या है? देखो इनकोवैक है पहला नोवेल कोविड टीका, अर्थात नाक से दिया जाने वाला टीका है, अर्थात नाक से बूंद डाली जाएगी तो वही आपका टीका है, इसके में कहा जा रहा है। तो गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड रोधी नासिका टीके इनकोवैक को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया। किसके द्वारा बनाया गया? तो भारत बायोटेक के द्वारा इसको बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट। अब देखो सुप्रीम कोर्ट की जो पहले हेयरिंग होती थी या सुनवाई होती थी, या जो भी इनके लेख प्रकाशित होते थे वो ज्यादातर क्या केवल अंग्रेजी में ही प्रकाशित होते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के लेख जो होंगे वो अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी, तमिल में, गुजराती, उड़ीसी में भी प्रकाशित किए जाएंगे। अब तक केवल लेख जो प्रकाशित हो रहे थे वो केवल अंग्रेजी में ही प्रकाशित होते थे। भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन इसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया। ये ध्यान रखना है कि अंग्रेजी भारतीय की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है उसमें अंग्रेजी नहीं है। मुगल गार्डन क्यों चर्चा में है? देखो मुगल गार्डन मुगलों के द्वारा बनवाया गया, लेकिन हाल ही में इसका प्रधानमंत्री जी ने नाम परिवर्तित कर दिया। तो हाल ही में सरकार द्वारा मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित कर अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसे राष्ट्रपति भवन के नाम से भी जाना जाता है। इसको डिजाइन जो किया था वो एडविन लुटियंस ने किया था, अर्थात इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो एडविन लुटियंस ने किया था। यह मुगल और अंग्रेजी शैली का एक मिश्रण है। मुगल अंग्रेजी शैली का मिश्रण कौन है? आपका अमृत उद्यान। नेक्स्ट है आपका 7वीं फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। देखो 7वीं फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वो रखी गई है कर्नाटक के धारवाड़ जिले में। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ में रखी गई। यह भारत सरकार द्वारा 1897 में देश और दुनिया भर में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की बढ़ती तीव्र मांग को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह 1904 से काम करना ये प्रारंभ करता है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1897 में। लेकिन काम इसने कब से प्रारंभ किया? 1904 से। गुजरात के अलावा अब देखो एक तो कहाँ बनेगी? 7वीं फॉरेंसिक लैब तो बनेगी कर्नाटक के धारवाड़ जिले में। तो गुजरात के अलावा इसमें और भी शामिल है। देखो और कहाँ है इससे पहले? भोपाल में, गोवा में, त्रिपुरा में, मणिपुर में और गुवाहाटी में भी खोले जाएंगे, अर्थात खोली गई हैं। तो इसी वजह से 6 ऑलरेडी हैं और 7वीं बनेगी कर्नाटक के धारवाड़ में। अंडर 19 महिला विश्व कप 2023 का जो खिताब जीता है वो भारत ने ही जीता है। किसको? इंग्लैंड को हराकर। तो वो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित, अर्थात ये जो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप हुआ है ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है। और विजेता भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को हराया। यह टूर्नामेंट पहली बार आयोजित हुआ था, और पहली बार आयोजित हुआ है इसी वजह से क्या है, इसी वजह से क्या इसको पहली बार ही भारत ने जीता है। और ग्रेस स्केवेंस को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला, जबकि तितास संधू को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार इसमें दिया गया है। सूर्य कुमार यादव, देखो क्या है सूर्य कुमार यादव को आईसीसी द्वारा हाल ही में 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में किसको चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। तो आईसीसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर का खिताब किसे दिया गया? तो सूर्य कुमार यादव को दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैकग्राथ को 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला T20 का क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है। तो पुरुषों में
सूर्य कुमार यादव। और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की तहेलिया मैकग्राथ को दिया गया है ये पुरस्कार। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? देखो, विश्व ब्रेल दिवस क्या होता है? विश्व ब्रेल दिवस होती है, एक लिपि होती है जो कि जो व्यक्ति ब्लाइंड होते हैं ना, ब्लाइंड व्यक्तियों के लिए ये यूज की जाती है, क्योंकि इसमें जो नंबर होते हैं वो उभरे हुए नंबर होते हैं, और उन्हीं उभरे हुए नंबरों पर कोडिंग होती है, और उन्हीं पर ये हाथ लगाकर, हाथ फिराकर जो ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं पहचान लेते हैं कि ये नंबर क्या है, कैसा है। तो इसी वजह से, और इसका जो आविष्कार किया था वो ब्रेल ने किया था, ब्रेल लिपि का। और इसी वजह से 4 जनवरी को इन्हीं के जन्म दिवस पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रेल के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका निर्णय जो लिया गया था 2018 में लिया गया, लेकिन शुरुआत कब हुई? 2019 से इसकी शुरुआत होती है। विश्व हिंदी दिवस, देखो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। और पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था, अर्थात नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, देखो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, और इसी दिन आप जानते हैं उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की जो थीम है वो अफगानिस्तान की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है। और यूनेस्को द्वारा 2018 में पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। उद्देश्य क्या है? शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा करना। और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2018 में मनाया गया था। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? देखो यूनेस्को की महानिदेशक है आंद्रे अजोले। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना लंदन में हुई थी। लेकिन ध्यान रखना, स्थापना जरूर लंदन में हुई है, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नेक्स्ट है 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। थीम क्या है? वोटिंग जैसा कुछ, वोट जरूर डालेंगे हम। थीम जरूर ध्यान रखनी है आपको। और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसे पहली बार पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल के द्वारा 2011 में इसका उद्घाटन किया गया था। अर्थात जो मतदाता दिवस है जो 25 जनवरी को मनाया जाता है, वो पहली बार कब मनाया गया या शुरुआत कब हुई थी? तो 2011 में। और उस समय जो राष्ट्रपति थी वो हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, तो 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और विश्व सीमा शुल्क दिवस के द्वारा मनाया जाता है, अर्थात डब्ल्यूसीओ के द्वारा ही से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 1994 में इसका नाम परिवर्तित कर विश्व सीमा शुल्क संगठन कर दिया गया था। नेक्स्ट, आई थिंक ये लास्ट होगा आपका। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की का 31वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां जो स्थापना दिवस है वो इसका 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। और राष्ट्रीय महिला आयोग की का जो गठन हुआ था वो कब? 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। और इसके लिए जो अधिनियम कौन सा लाया गया था? तो अधिनियम लाया गया था महिला आयोग अधिनियम 1990 में। यह एक सांविधिक निकाय है। और इसे संबोधित किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू। और इसकी जो अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष जो है वो रेखा शर्मा है। तो ये तो हो जाता है देखो जनवरी माह का करंट अफेयर आपका कंप्लीट। अब देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता है कि रिवीजन के लिए पीडीएफ होनी चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। तो वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो नोट्स को लेकर या कोई भी, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर आप यदि कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से भी बता सकते हैं। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।